अगर सच बोलना अपराध हो जाए तो क्या चुप रहना देशभक्ति कहलाएगा? आज की हमारी जो गहरी पड़ताल है वो इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। हमारे पास एक कहानी है। ये कहानी हमें ले जाती है 26 जनवरी 2026 की एक सुबह में। कहानी है एक बहुत ही साधारण स्कूल टीचर की, आरव शेखर, जिसका एक सवाल, बस एक सवाल, उसे और उस तारीख को हमेशा के लिए बदल देता है। तो आज हम इसी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शब्द हैं, साहस, देशभक्ति, एक नागरिक की आवाज, इनका असल में मतलब क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक लिटमस टेस्ट जैसा है। लिटमस टेस्ट? हाँ, किसी भी लोकतंत्र की सेहत को परखने के लिए। क्या हमारे समाज में एक मुश्किल सवाल पूछने की जगह है? एक अकेले इंसान की जो अंतरात्मा की आवाज है, उसकी क्या कीमत है? और कैसे एक छोटा सा पल, एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है? सही। आज हम इन्हीं बड़े सवालों को इस कहानी के चश्मे से देखेंगे। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत होती है एक बहुत ही आम जगह से, शिव कुटीर नाम का एक घर। और हमारा किरदार वो कोई बड़ा नेता या क्रांतिकारी नहीं है, वो एक टीचर है, आरव शेखर। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि कहानी का नायक एक टीचर को बनाया गया। ऐसा क्यों? ये एक बहुत सोचा समझा फैसला लगता है कहानी का। समाज में टीचर की एक खास जगह होती है ना? हाँ बिल्कुल। वो भविष्य को आकार देता है। उसे अक्सर समाज की अंतरात्मा या कहिए एक मॉरल कंपस के तौर पर देखा जाता है। तो जब एक टीचर सवाल उठाता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं रहता, वो पूरी आने वाली पीढ़ी की तरफ से पूछा गया सवाल बन जाता है। अच्छा। और उसे एक आम आदमी दिखाकर कहानीकार ये कह रहा है कि असाधारण काम करने के लिए आपको असाधारण होना जरूरी नहीं है। और शायद यही सोच, यही हिम्मत उसे अपने परिवार से भी मिली थी। कहानी में उसके पिता की कही एक बहुत गहरी बात का जिक्र आता है, आजादी रोज निभाई जाती है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर इसका असल जिंदगी में मतलब क्या हुआ? रोजाना आजादी को निभाना। इसका मतलब है कि आजादी कोई ट्रॉफी नहीं है जो आपने एक बार जीत ली और बस शेल्फ पर सजा दी। सही। ये एक जिम्मेदारी है, एक पौधे की तरह है जिसे रोज पानी देना पड़ता है। और रोज पानी देने का मतलब है अपने काम में ईमानदार रहना, कहीं कुछ गलत देखो तो चुप ना रहना, सवाल पूछना। मतलब ये देशभक्ति को एक इवेंट से निकालकर एक रोज की आदत बनाने की बात है। बिल्कुल। उसके पिता ने जो सिखाया वो सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त के लिए नहीं था, वो साल के 365 दिनों के लिए था। और यही आदत, यही सोच 26 जनवरी 2026 की सुबह एक विस्फोट की तरह सामने आई। तो उस दिन हुआ क्या था? मंच पर तिरंगा लहरा रहा है, बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं, पूरा माहौल जश्न का है। आरव को मंच पर बुलाया जाता है और वो सबके सामने माइक पर आकर एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो पूछता है, क्या हम सिर्फ तिरंगा फहराने के लिए देशभक्त हैं? ये सवाल सिर्फ माहौल नहीं बिगाड़ता, ये क्लासिक फ्रेम ब्रेक है। फ्रेम ब्रेक, ये क्या होता है? देखिए, जश्न के माहौल में हर कोई एक तय स्क्रिप्ट पर चल रहा होता है। भाषण होंगे, तालियां बजेंगी, मिठाई बटेगी। राइट। आरव का सवाल उस स्क्रिप्ट को फाड़ देता है और लोगों को अचानक उस जश्न के बीच रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं। इतिहास में कई बड़े बदलाव ऐसे ही एक असहज सवाल से शुरू हुए हैं जो उस पल की तयशुदा फ्रेम को तोड़ देता है। और जाहिर है इस फ्रेम ब्रेक से मंच पर बैठे जो अधिकारी थे वो असहज हो गए। हाँ। उन पे तुरंत राजनीति करने का आरोप लगा दिया गया। लेकिन उनका जवाब तो वो सवाल से भी ज्यादा तीखा था। उन्होंने कहा, अगर सच बोलना राजनीति है तो हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ। ये तो सीधी टक्कर थी। हाँ, और इसे कहानी में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। उस पल तिरंगे के नीचे दो सोचें टकराईं। दो सोचें। एक सोच थी जो प्रतीकों को सिंबल्स को पूछती थी, तिरंगा, राष्ट्रगान, परेड। और हम दूसरी सोच उन प्रतीकों के पीछे छिपे असली मतलब और मूल्यों की बात कर रही थी, न्याय, समानता और सवाल पूछने की आजादी। ये एस्टैब्लिश सेटअप और एक नागरिक की चेतना के बीच का टकराव था। दोनों अपनी अपनी जगह देशभक्ति का दावा कर रहे थे, लेकिन दोनों के लिए उसके मायने बहुत अलग थे। लेकिन उस सन्नाटे में जो सवाल के बाद छा गया था, एक और आवाज आई, किसी अधिकारी या नेता की नहीं बल्कि भीड़ में से एक बुजुर्ग की, एक कांपती हुई आवाज जिसने कहा, ये सही कह रहा है। ये पल बहुत जरूरी है। क्यों? सोशल साइंस में हम इसे फर्स्ट फॉलोअर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा।
कोई भी आंदोलन एक अकेला इंसान शुरू नहीं करता। वो तब शुरू होता है जब उसे पहला साथी मिलता है। अच्छा। वो पहली आवाज बाकी लोगों को हिम्मत देती है कि वे अकेले नहीं हैं। आरव ने चिंगारी लगाई, पर उस बुजुर्ग की आवाज ने उसे हवा दी। उसने बाकी भीड़ के डर को कम कर दिया। तो जाहिर है जब कोई इस तरह व्यवस्था को चुनौती देगा तो कार्रवाई तो होगी। आरव को मंच से उतार दिया गया। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि वहां जो अलग अलग लोग थे, बच्चे, परिवार, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। और यहीं पे कहानी का भावनात्मक केंद्र है, उसका हार्ट है। बच्चे जिनकी सोच अभी तक समाज के नियमों से बंधी नहीं है, वो अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सर गलत नहीं है। ये बहुत मासूमियत भरा रिएक्शन है। हाँ, और सबसे ईमानदार भी। और दूसरी तरफ आरव की माँ है। उनकी आंखों में आंसू हैं, जो एक माँ का डर दिखाता है, लेकिन उनका सिर गर्व से ऊंचा है। ये उस हर परिवार की दुविधा है जिसका कोई सदस्य सच के लिए खड़ा होता है। डर भी लगता है और गर्व भी होता है। और ये बात सिर्फ उस स्कूल के मैदान तक सीमित नहीं रही। उस रात शहर की सड़कों पर जो हुआ वो भी कमाल था। हाँ, कोई नारेबाजी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, बस हजारों लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए चुपचाप खड़े थे। ये दिखाता है कि विरोध के तरीके बदल रहे हैं। कैसे? मोमबत्तियों का इस्तेमाल एक बहुत गहरा प्रतीक है। ये आक्रामकता का नहीं, बल्कि शांति, चिंतन और उम्मीद का प्रतीक है। ये कह रहा था कि हम गुस्से में नहीं हैं, हम सोच में हैं। हम आरव के सवाल पर विचार कर रहे हैं। इस तरह का शांत प्रदर्शन अक्सर शोर मचाने वाले विरोध से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि ये मॉरल हाई ग्राउंड अपने पास रखता है। सोशल मीडिया पर #26 जनवरी 2026 ट्रेंड करने लगा। दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ एक ट्रेंड की तरह नहीं देखा गया। कहानी कहती है कि ये हैशटैग ही वो सवाल बन गया था। हाँ, और ये आज के डिजिटल युग की सच्चाई है। एक हैशटैग सिर्फ एक टॉपिक नहीं रह जाता, वो एक पहचान बन जाता है, एक रैलिंग क्राई बन जाता है। अब लड़ाई सिर्फ आरव को बचाने की नहीं थी, बल्कि उस सवाल को जिंदा रखने की थी। आंदोलन अब किसी एक व्यक्ति से बड़ा होकर एक विचार का आंदोलन बन गया था। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटेस्ट। एग्जैक्टली, जिसका कोई एक नेता नहीं था, बस एक सवाल था। लेकिन जब भी कोई आवाज इतनी बुलंद होती है तो उसे दबाने की कोशिश भी होती है। कहानी में भी ऐसा ही हुआ। आरव को धमकियां मिलने लगी। उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये किसी भी आवाज उठाने वाले के लिए सबसे मुश्किल दौर होता होगा, है ना? बिल्कुल। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इसका मकसद इंसान को तोड़ना होता है, उसे अकेला महसूस कराना होता है। कहानी में एक लाइन है, डर था, लेकिन डर से बड़ा ज़मीर था। हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर विसल ब्लोअर इस मोड़ से गुजरता है, लेकिन यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, जब व्यवस्था उसे डरा रही थी, बिल्कुल, तब समाज उसकी ढाल बन गया। सही। लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे, उसके साथ बाजार जाने लगे। मतलब उसका समर्थन ही उसकी सुरक्षा बन गया। और ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं है, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल असर होता है। क्या? इससे हम सामूहिक कार्रवाई की शक्ति कहते हैं। जब एक व्यक्ति अकेला होता है तो उसे निशाना बनाना आसान होता है, लेकिन जब उसके साथ सैकड़ों लोग दिखने लगते हैं तो उस पर हमला करने की जो पॉलिटिकल और सोशल कीमत है वो बढ़ जाती है। अच्छा। तब हमलावर को भी सोचना पड़ता है। जैसा कि कहानी कहती है, जब समर्थन सुरक्षा बन जाए तो डर खुद डर जाता है। भीड़ ने आरव के चारों ओर एक इंसानी कवच बना दिया था। तो एक तरफ सड़कों पर ये खामोश समर्थन था, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्था भी चुप नहीं बैठी होगी। मामला आगे कैसे बढ़ा? यकीनन इसे कानूनी रंग दिया गया होगा। हाँ, और कहानी अदालत के कमरे तक पहुंचती है। आरव पर शायद देशद्रोह या शांति भंग करने जैसे आरोप लगते हैं, और वहां कटघरे में खड़े होकर वो जो कहता है वो इस पूरे संघर्ष का निचोड़ है। क्या कहता है वो? वो कहता है, माफी गलती पर मांगी जाती है और सच मेरी गलती नहीं। इस एक लाइन ने तो पूरे केस का रुख ही बदल दिया होगा। वो कानूनी बहस कर ही नहीं रहा है। वो नहीं कर रहा। वो केस को कानूनी दांव पेच से निकालकर एक नैतिक जमीन पर ले आता है। वो कह रहा है कि आप मुझे कानून के हिसाब से सजा दे सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से मैं सही हूँ। असल में वो जज और पूरे सिस्टम से पूछ रहा है कि क्या आपके न्याय के राज में सच बोलना एक गलती है? तो कटघरे में आरव नहीं बल्कि खुद 26 जनवरी 2026 की वो घटना और उस पर हुई कार्रवाई खड़ी थी। और फैसला आता है, आरोप सिद्ध नहीं होते। कहानी इसे आरव की जीत नहीं बल्कि संविधान की जीत बताती है। और आरव एक शिक्षक,
वापस अपने स्कूल लौट जाता है। यहाँ अदालत का फैसला एक बहुत जरूरी सिद्धांत को रेखांकित करता है, जिसे कानून में चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। चिलिंग इफेक्ट? हाँ, अगर आरव को सजा हो जाती तो इसका संदेश ये जाता कि व्यवस्था पर सवाल उठाने का अंजाम बुरा होगा। इससे भविष्य में हजारों लोग कुछ भी बोलने से डरते, एक तरह का सन्नाटा पसर जाता। समझी। अदालत ने सिर्फ आरव को बरी नहीं किया, उसने उन हजारों आवाजों को चुप होने से बचाया है। इसीलिए ये जीत सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक लोकतांत्रिक जीत है। तो कहानी का अंत एक उम्मीद के साथ होता है। तिरंगा आज भी लहरा रहा है, लेकिन शायद अब उसे देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया है। 26 जनवरी 2026 अब सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक सवाल बन गया है। क्या आप सच के साथ हैं? एक आम टीचर के सवाल से शुरू हुई यात्रा एक जन आंदोलन से गुजरकर संविधान के मूल्यों की पुष्टि पर आकर खत्म हुई। हाँ, कहानी एक जीत के साथ खत्म होती है, लेकिन वो हमें आराम से बैठने नहीं देती। वो याद दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ अतीत का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए लगातार सवाल पूछते रहना है। सही बात है। ये सिर्फ प्रतीकों का सम्मान करना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को जीना है जिनका वो प्रतीक है: न्याय, स्वतंत्रता और समानता। आरव की कहानी खत्म हो गई, पर उसका सवाल हमेशा जिंदा रहेगा। बहुत खूब, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और अंत में कहानी की एक पंक्ति है जो हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है: सच तब तक जिंदा रहता है जब तक हम उसे आगे बढ़ाते हैं। ये हमें बताता है कि सच कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो हमेशा वहीं रहेगी। वो एक मशाल की तरह है जिसे एक हाथ से दूसरे हाथ में देना पड़ता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना पड़ता है। अगर हमने उसे आगे बढ़ाना बंद कर दिया तो वो बुझ जाएगी। तो असली सवाल जो ये कहानी हर सुनने वाले के मन में छोड़ जाती है, वो ये है कि हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने समाज में सच की उस मशाल को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं।